जब पैसा नहीं था लोगों के पास, यानी पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब भी लोग ट्रेड तो करते ही थे। लेकिन उस समय जो ट्रेड का माध्यम होता था वह बार्टर सिस्टम होता था, यानी आप कुछ वस्तु मुझे दो, मैं कुछ वस्तु उसके बदले आपको दे दूंगा और हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, है ना। ये सिस्टम होता था कि एक दूसरे की ज़रूरत के लिए अदला बदली का मामला चलता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, मनी का इन्वेंशन होता है और मनी एक साधन बन जाती है। आपके पास पैसा है, आप पैसा दे दो, पैसे के बदले आप उस वस्तु को ले लो, वह व्यक्ति उस वस्तु को फिर से खरीद लेगा, यानी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा और मुद्रास्फीति। एकदम सरल भाषा में समझें तो पैसा और महंगाई, इसी पर हमारा ये पूरा ये वीडियो होगा, इसी पर आधारित होगा। इसके अभी 3-4 और वीडियोस आएंगे क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह चैप्टर। तो मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा का कार्य विनिमय होता है। विनिमय मतलब आपको कुछ वस्तु खरीदना है ना, उसका माध्यम है। मूल्य मापने का माध्यम है। कोई वस्तु कितने की है ये हम पैसे में ही आंकते हैं, है ना। तो मुद्रा का कार्य क्या है? हमें वस्तुओं की एक आसान उपलब्धता कराना, ठीक है। और इसी के साथ मुद्रा के अब वर्तमान समय में बहुत सारे रूप भी हो गए हैं। जैसे कोई एक मुद्रा है जिसको विधिक मुद्रा कहते हैं। विधिक मुद्रा वह मुद्रा है जो जारी करने वाली संस्था है वो इसकी गारंटी लेती है कि आपका यह अधिकार है और अगर कोई इसको नहीं लेगा तो इसको हम आपसे लेंगे। जैसे आप नोट पर देखते होंगे कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आप यह देखते होंगे कि 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, है ना। तो ये जो 500 रुपये अदा करने का वचन है ये आरबीआई आपको देती है कि अगर यह मुद्रा जो है आपसे कोई नहीं लेगा तो हम लेंगे, ठीक है। इसी को विधिक मुद्रा कहते हैं। एक मुद्रा है विश्वास आधारित मुद्रा। विश्वास आधारित वह मुद्रा होती है जो इसको निर्गत करने वाली संस्था है, यानी जैसे पैसा आरबीआई जारी करती है तो हर व्यक्ति को यह भरोसा है कि कुछ भी हो आरबीआई जो पैसा जारी कर रही है वह वही वास्तविक है और किसी भी परिस्थिति में यह संस्था इन पैसों को स्वीकार करेगी। अब एक अगली जो मुद्रा है जिसको कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब यह है कि इसको स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता है, अर्थात स्वीकार करना बाध्य होता है, ठीक है। जैसे आज 500 का नोट अगर आप किसी को दो तो उसको जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब वैकल्पिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसको जो है कानूनन रूप से मानने की कोई बाध्यता नहीं है। आप मानोगे तो ठीक है। मान लीजिए आपको किसी ने डिमांड ड्राफ्ट दिया। अब डिमांड ड्राफ्ट आप मानो या ना मानो इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं लोगे तो उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये बात समझ चुके हैं। विधिक मुद्रा, विश्वास आधारित मुद्रा, फिएट मनी यानी वह मनी जिसको स्वीकार करना बाध्य है, और वहीं वैकल्पिक मुद्रा जैसे डीडी, इसको स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। एक मुद्रा का एक और रूप है जिसको कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी जैसे आप किसी गर्म चीज को छुओ और आप हाथ तुरंत हटा लेते हो, ऐसे ही हॉट मनी की कुछ स्थिति होती है। हॉट मनी की प्रवृत्ति जो होती है वह आने और जाने जैसी होती है, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें जो शेयर, जैसे आप मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है, उसने भारत के बाजार में अपना पैसा लगाया लेकिन वो अपना पैसा किसी कारण से फिर से वापस खींच ले, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉट मनी, यानी जो मुद्रा आई वो किसी भी समय पलायन कर सकती है, ठीक है। इसी को कहते हैं जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने जो है भारत में इन्वेस्ट किया और उसका जब मन होता है तो पैसा वो वापस खींच लेती है। ऐसा ही इस वजह से जो सेंसेक्स है ये सब जो है बहुत खतरे का काम रहता है, क्योंकि पैसा और कंपनियां शेयर अपने किसी भी समय बेच देती हैं, किसी भी समय खरीद लेती हैं, तो इस कारण से यह थोड़ा सा घातक हो जाता है। अब जो मुद्रा की आपूर्ति होती है वह किस तरह से होती है, ये एक अगला सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम है इसका। मुद्रा की आपूर्ति यानी कितना पैसा स्टॉक में है, ठीक है।
इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। कितना पैसा स्टॉक में रखा है, यानी स्टॉक इन द सेंस कि कितना पैसा जनता के पास है, इसमें सरकार और आरबीआई शामिल नहीं होती हैं। इसमें वही संस्थाएं शामिल होती हैं जो यह दर्शाती हैं कि हम जनता के पास इस पैसे को पहुंचाने में कोई समस्या नहीं आने देंगे। जैसे अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला तो आपकी जब इच्छा होगी आप उस पैसे को ले सकते हो। आपने समय जमा किया यानी एफडी किया, तो जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ये सारी सुविधाएं जो है जनता को तुरंत पैसे देने से हैं। इसका एक सबसे साधारण सा उदाहरण है जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, तरलता। तरलता क्या होती है? तरलता का अर्थ केवल इतना है कि जब व्यक्ति को पैसा जरूरत हो तो वह पैसा क्या उसको तुरंत मिल जा रहा है कि नहीं। जो पैसा जो चीज़ उसको तुरंत मिल जा रही है वो सबसे तरल मानी जाती है। मान लीजिए आपके पास सोना है, ज़मीन है और कुछ कैश है और आपको अस्पताल में किसी का इलाज कराना है, तो आपको सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या लगेगी? पैसा लगेगा। उसके बाद कहीं जाके सोना लगेगा, फिर कहीं जाके ज़मीन लगेगी। तो जो रुपए की लिक्विडिटी है, रुपए की जो तरलता है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सोने की तरलता है, उसके बाद कहीं जाके ज़मीन की तरलता है, क्योंकि उसको अगर आप क्रय विक्रय करोगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। तो मुद्रा का स्टॉक यानी जनता के पास कितना पैसा है, और इसको 4 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो इसका क्लासिफिकेशन है उसको M1 के रूप में किया जाता है। M1 का मतलब है कि जनता के पास जो नकदी है, यानी जनता के पास जो कैश में पैसा है, कैश इन हैंड विथ पीपल, ठीक है, एक ये हो गया। और उसके बाद बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा। मांग जमा का मतलब कि उसके जो सेविंग अकाउंट में पैसा है वह एवं अन्य जमा जिससे वह तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो M1 क्या है? M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी सबसे ज़्यादा तरल होता है। जब इसकी आवश्यकता हो तो इसको तुरंत जो है विड्रॉल किया जा सकता है। इस वजह से M1 सबसे तरल माना जाता है। वहीं M2 की बात, तो M2 में M1 प्लस डाकघर में बचत जमा। आपने जनता के पास नकदी है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा है, जब उसकी इच्छा होगी निकाल लेगा। अन्य जमा है जो उसे बाद में मिल जाएगा। और डाकघर में भी बचत जो जमा है, यानी उसने पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा है वो भी उसकी जब ज़रूरत होगी तो वो उसको मिल जाएगी, है ना। लेकिन जो M3 होता है, M3 का मतलब M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में समय जमा। समय जमा, अब समय जमा के साथ समस्या क्या है कि अगर आपने समय जो टाइम पीरियड है उससे पहले पैसा निकाल लिया तो होगा क्या कि आपको उसके लिए कुछ फाइन भरना पड़ेगा, है ना। तो इसकी तरलता थोड़ी कम होती है और इसको निकालने में भी इसकी प्रक्रिया भी जटिल है। इस वजह से जो M3 है, M3 को ये कहते हैं कि ये कम तरल है। क्यों? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत है इंस्टेंट रूप से तो वो उसको नहीं निकाल सकता है। तो M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में समय जमा, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि इसमें समय जमा, ये जो चारों फॉर्मूले हैं, है ना, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हों, उसमें क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं M4 की। M4 का अर्थ क्या है? M4 मतलब M3 यानी बैंक में जो समय जमा है प्लस डाकघर के पास जो समय जमा है ना। किसान विकास पत्र जो है इसको छोड़ के किसान विकास पत्र का विड्रॉल जो है थोड़ा आराम से हो जाता है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन डाकघर के पास जो समस्त जमा है, यानी इसमें जो टाइम पीरियड का जमा है वो खासकर, तो ये निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसके जो लिक्विडिटी का जो सीरियल है, जो सीरीज है, वो क्या है? M1, M2, M3, M4। सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? M1, फिर M2, फिर M3 और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बात, एक मुद्रा है जिसको आरक्षित मुद्रा या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी यह है कि आरबीआई ने मान लीजिए 100 रुपये जारी किया, ठीक है। अब आरबीआई को 100 रुपये सिक्योरिटी में भी अपने पास रखना पड़ेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं कि आरक्षित मनी। जितना पैसा जारी करेंगे उतना ही पैसा उनको अपने पास आरक्षित कोष में रखना होगा कि अगर कल को ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उसका जो है उसके पास वो बैकअप पूरा बना रहना चाहिए। तो आरक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा वह मुद्रा है जिसको आरबीआई अपने पास आरक्षित रखती है ना। वह आरक्षित मुद्रा जो है अगर उसमें वृद्धि होती है तो जो आरबीआई की मौद्रिक दायित्व है, मौद्रिक दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
है ना, कि उसको जो लिक्विडिटी बनाए रखना है मार्केट में, उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि है। अब उसको ये चीज़ और निगरानी करके देखनी पड़ेगी कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो ठीक ठाक है या नहीं है। तो आरक्षित मुद्रा क्या है? आरक्षित मुद्रा वही है कि आपको पैसा 100 रुपये निकाल रहे हैं तो 100 रुपये रखना होगा। अब समझते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति को सरल भाषा में समझे तो इसको कहते हैं महंगाई। और महंगाई कब आती है? जब, अब महंगाई को हम समझते कैसे? अगर आप गांव में भी हैं या शहर में भी हैं तो इस शब्द से खासा परिचित होंगे, क्योंकि महंगाई एक संदर्भ में हम इस तरह बात करते हैं कि आज इस वस्तु का दाम जो है बढ़ गया, यानी कल 1 महीने पहले इसका दाम जो था 30 रुपये था, आज इसका दाम 35 रुपये है ना। तो एक निश्चित समय अवधि में हम इस बात को देखते हैं कि वस्तु और सेवा के जो सामान्य स्तर है उससे यदि उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन है ना, महंगाई है। हम एक निश्चित टाइम पीरियड पर जब यह आकलन कर लें कि आज इसका दाम इतना है और 1 महीने बाद जब मैंने इसको खरीदा तो इसका दाम 10 रुपये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसी को महंगाई कहते हैं, है ना। अब महंगाई के साथ समस्या क्या है? महंगाई के साथ ये है कि जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति घटने लगती है। यानी अगर आपके पास जो पैसा है, आप पैसा लेके मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप पैसा लेके मार्केट में जाओगे तो आप उतनी वस्तु नहीं खरीद पाओगे जितनी आप साधारणतः खरीद पाते थे, है ना। तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी, मुद्रा की जो कंज्यूमर परचेजिंग पावर थी, वह क्या है? कम हो गई है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मुद्रास्फीति बढ़ती कैसे है? मान लीजिए कि आपूर्ति बहुत बढ़ जाए, है ना, आपूर्ति बहुत बढ़ जाए और लोगों के पास, या मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि एक प्याज है, ठीक है, अब इसकी कीमत 10 रुपये है और इसी को 100 रुपये देकर खरीदने वाले 10 लोग हैं, 100 रुपये देकर खरीदने वाले 10 लोग हैं। अब कोई इसमें कह दे कि मैं इसके 200 रुपये दूंगा, है ना, 200 रुपये दूंगा, तो अब इसका प्याज का प्राइस क्या हो जाएगा? इस प्याज का प्राइस ऑटोमेटिकली 200 रुपये हो जाएगा। यानी जब डिमांड बहुत बढ़ जाए और सप्लाई बहुत कम हो तो क्या होती है? मुद्रास्फीति आती है, यानी महंगाई आती है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब डिमांड कम हो, है ना, और सप्लाई जो है, सॉरी, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। वहीं जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कुछ मंदी की स्थिति कही जाएगी, ठीक है, कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लोग जो है इसको खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। अब मुद्रास्फीति के कुछ विशेष कारण हैं जिनके कारण से मुद्रास्फीति लोगों के सामने नजर आती है। मुद्रास्फीति 2 कारणों से हर व्यक्ति के सामने है। महंगाई ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। अभी आपने सुना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार को लगाम लगाना चाहिए। ये सारी बातें आप अखबार के माध्यम से और अन्य स्रोतों से सुनते रहते हैं। देखिए, महंगाई भी 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। एक को कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, एक को कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित यह है कि जब कभी डिमांड में इंक्रीज हो जाए, मतलब डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाए, लोग वस्तु की मांग ज़्यादा करने लगे तो क्या होता है? तो उसको कहते हैं मांग जनित। और लागत जनित, जब जो फैक्ट्रीज हैं जो माल बना रही हैं उनकी लागत में वृद्धि आ जाए तो वस्तु की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। जो मांग जनित मुद्रास्फीति है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या बहुत बढ़ जाए। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोग वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे और जब वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, सरकार जो है तमाम प्रकार की स्कीमें ला दे और जिससे लोगों के हाथ में, जैसे अभी एक आप छोटा सा एग्जांपल समझो, किसानों को 2000 रुपये की किसान जो वाली जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना, उसके तहत 2000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो 2000 रुपये मिलते हैं, इससे क्या हुआ? लोगों के हाथ में पैसा आया। अब पैसा आएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे और जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? महंगाई आ जाएगी, है ना। अब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होना, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो सरकार है उसने अपना व्यय क्या किया है? बढ़ा दिया है। और जब सरकार व्यय बढ़ाती है तो पैसा जनता के हाथ में बढ़ जाता है और जनता के हाथ में बढ़ेगा तो आप साधारणतः यह बात समझते हैं कि मांग क्रिएट होगी। जब मांग क्रिएट होगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। काले धन की मात्रा में वृद्धि हो जाए, ब्लैक मनी मार्केट में आ जाए, जो
मुद्रा है जो आरबीआई ने नहीं छापी वो मार्केट में उतर जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था को तबाह करना हो, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ख़त्म कर देनी हो, तो वहाँ बस काले धन को जो है, जो ब्लैक मनी है या फिर जो नकली मुद्रा है, उसके चलन को बढ़ा दिया जाए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं लागत जनित। लागत, आखिर जो कंपनी है उसकी लागत बढ़ कैसे आती है? लागत बढ़ने के बहुत सारे कारण, जैसे अब जो कच्चा माल वो खरीदता था, है ना, कच्चा माल जो खरीदता था उसकी कीमतें वृद्धि हो जाए, मजदूर लोग कहें कि अब हम इतने में काम नहीं करेंगे, हमें मजदूरी अपनी ज़्यादा चाहिए, जिस भूमि पर उसकी फैक्ट्री थी उसका किराया बढ़ा दे लोग, है ना, पूंजी पर जो उसको ब्याज मिलता था वह उस ब्याज में वृद्धि हो जाए, कर की दर सरकार कहे कि आप हमको 50% कर दे दो, तो इससे क्या होगा, जो लागत है कंपनी की वो अपने आप बढ़ जाएगी। और उससे समस्या इस बात की आएगी कि जब लागत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई का आखिरी बोझ जो है किसके ऊपर आती है? जनता के ऊपर आती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण है, आधारभूत संरचना की लागत में वृद्धि हो जाए, यानी उसको जो अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और वृद्धि करनी हो तो क्या होगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी। और यही सारे दो मुद्रास्फीति के कारण हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इकोनॉमी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, इसको हम रोज आपके साथ पार्ट में करके इसको आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम, हम अपने ग्रुप का जो आईडी है उसको हम आपके साथ लिंक में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए। आप हमारे साथ स्काई लार्क के साथ बने रहें, आपके साथ पूरी जो इन्फ्लेशन की 3-4 पार्ट में ये वीडियोस आएंगे, उनको आप आराम से देखिए और आपसे इसमें एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के